वेलकम क्लास, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में लास्ट चैप्टर को डिस्कस किया था, आज हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फीस्ट ऑफ द डेथ, मतलब मरने के बाद जिनके घर में भोजन दिया जाता है, मृतक का ये भोजन है, ये क्या है सेंस हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। चैप्टर के राइटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। चैप्टर का नाम सेडविड कुड्रेट है, इसे शॉर्ट में सीके कहकर बुलाया जाता है। ये एक जो राइटर हैं वो बाहर के राइटर, इंडिया से बाहर के राइटर हैं, जिनका जन्म 1907 में हुआ था, जिनकी जो डेथ है 1992 में हुई थी। इनको अपनी कई सारी स्टोरीज के लिए अवार्ड भी दिए गए हैं और जिनमें उनकी फेमस जो एक्ट लिखा हुआ है उसका नाम है द फर्स्ट एक्ट, जो 1929 में पब्लिश हुआ था। इस चैप्टर में राइटर जो हैं एक बच्चे के मन की भावना को शेयर करना चाहते हैं, उसकी मनोदशा को बताते हैं कि वो एक छोटा सा बच्चा कितना बेबस होता है, कितना लाचार हो जाता है भूख के मारे, जैसा कि नॉर्मली सभी घरों में पाया जाता है। ये कहानी एक तुर्किश फैमिली से डिपेंड करती है। ये कहानी एक तुर्की के गरीब परिवार की होती है, जिसमें कमाने वाला एक आदमी होता है, घर में पत्नी और 2 बच्चे होते हैं। क्या होगा अचानक से वो कमाने वाला आदमी जो मुश्किल से पूरा दिन काम करके अपने बच्चों और बीवी का पेट पालता हो, अगर वो ना रहे उनके बीच में, क्या होगी उस फैमिली की हालत, जिसका मुख्य आदमी ही फैमिली से चला जाएगा। तो ये कहानी कुछ इन्हीं सभी शब्दों को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कहानी का मुख्य पात्र जो होता है, मेन आदमी, जिसका नाम होता है दर्शन आगा। दर्शन आगा एक तुर्किश परिवार से बिलोंग करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पुअर होते हैं, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। इतने ज़्यादा गरीब होते हैं कि शाम का भोजन उन्हें मिल पाएगा या नहीं, इसकी भी उनकी कोई गारंटी नहीं होती। पूरा दिन वो मेहनत से, काम से कुछ पैसा कमाते हैं और उसी से अपने 2 बच्चे जो दोनों लड़के होते हैं और अपनी बीवी जिनका नाम गुलनाज होता है, उनका पेट पालने का काम करते हैं। तुर्की के छोटे से शहर में वो एक छोटी सी गली में छोटे से मकान में रहते हैं। जनवरी का महीना चल रहा होता है, कंपकपाती ठंड चल रही होती है, गली में ज़्यादा रौनक नहीं होती है और सूरज भी हल्का सा ढलने ही वाला होता है। दर्शन आगा मेनली एक वाटर कैरियर होते हैं। वाटर कैरियर का मतलब होता है पानी को ढोकर लाने वाले। दर्शन आगा का मुख्य काम होता है कि वो जिस जगह पर रहते हैं वहाँ से ऊपर वो पहाड़ों पर जाते हैं और पहाड़ों पर एक झरना होता है। झरने का मीठा और ठंडा पानी वो अपने दोनों कैन के अंदर भर के लाते हैं। कैन पानी भरने का जो पात्र होता है, कंटेनर होता है, उसे कैन कहा जाता है। तो दर्शन आगा सुबह सुबह उठते हैं, पैदल पहाड़ों पर जाते हैं, एक डंडा उनके गर्दन पे होता है और दोनों में 2 कैन लटकी हुई होती है खाली पानी की। वो जाते हैं, झरने से मीठा और ठंडा पानी भरकर लाकर अपने गांव में आते हैं। गली गली घूमते हैं और पूरे घरों घरों में चिल्लाकर दर्शन आगा कहते हैं, क्या किसी को पानी की ज़रूरत है। गांव में गली का हर एक घर, ज़्यादातर जो लोग हैं वो दर्शन आगा का पानी यूज़ करते हैं, इसी से ही उसकी कमाई होती थी। लगभग उसे पानी के बदले में 3 कुरुश मिल जाया करते थे। कुरुश यहाँ पर मुद्रा है, करेंसी है, जैसे हमारे भारत की रुपया है, अमेरिका की डॉलर है, उसी तरीके से तुर्की की जो मुद्रा है, जो करेंसी है, उसे कुरुश कहा जाता है। 3 कुरुश दर्शन आगा एक दिन में कमा लिया करता था। हालांकि 3 कुरुश कुछ ज़्यादा बड़ी रकम नहीं होती, बिल्कुल थोड़े से पैसे होते हैं तुर्की करेंसी के अनुसार। इतना ही वो कमा पाता था। बहुत ज़्यादा मेहनती था, सोचता था कि और पानी की ज़रूरत हो तो मैं झरने से लाकर दे दूं, लेकिन जितनी ज़रूरत हो पाती थी लोगों को वो उतना ही लेते थे। इस तरीके से दर्शन आगा बहुत मेहनती था, इतने मेहनत के काम करता था जैसे कि एक सुई से किसी कुएं को खोदना हो, ऐसा ही उसका ये काम था। हर दिन सुबह उठता, नहाता धोता, तैयार होता, अपने डंडे को सिर पर लगाता, कमर पर लगाते मतलब शोल्डर्स पर, और वहां पर 2 पानी के पात्रों को टांग लेता। ऊपर चढ़ता चढ़ता जाता झरने तक, ठंडा ठंडा झरने का मीठा पानी उन दोनों कैन में भरकर नीचे लेकर आता। गली गली घूमता और कहता, क्या किसी को पानी चाहिए, क्या किसी को पानी चाहिए। उसकी आवाज़ गली के अंतिम मकान तक सुनाई देती थी। गली का हर एक बच्चा, हर एक घर दर्शन आगा को जानता था, पहचानता था, उसकी आवाज़ को भी पहचानता था। जिसको भी जितने पानी की ज़रूरत होती थी दर्शन आगा के कैन से ले लिया करता था और बदले में उसे 1 कुरुश, 2 या 3 जितनी भी पानी की ज़रूरत होती थी उस हिसाब से पैसा दे दिया जाता था। दर्शन आगा पूरे दिन में 3 से ज़्यादा चक्कर नहीं कर पाते थे। 2 या 3 चक्कर ही वो एक दिन में लगा पाते थे पानी को लेकर आने का, झरने से नीचे गांव तक। उनकी पत्नी जिसका नाम गुलनाज था,
वो भी अपने पति दर्शन आगा का बड़ा साथ देती थी काम करने में, क्योंकि गुलनाज जो थी वो लोगों के घरों में जाकर कपड़े धोने का काम किया करती थी। वो वॉश क्लॉथ्स करती थी, लोगों के घरों में जाती थी, कपड़े धोने का काम करती थी। हर रोज नहीं जाती थी, हफ्ते में 2-3 दिन उसको बुला लिया जाता था अलग अलग घरों से, और वहां पर जाकर वो कपड़े धोने का काम करती थी। गुलनाज को भी कुछ पैसे मिल जाया करते थे काम करने के बदले में। इस तरीके से परिवार के दोनों ही मुख्य सदस्य कमाने में व्यस्त रहते थे, कमाते थे और अपने बच्चे का या घर का परिवार का ख्याल रखते थे, ऐसा राइटर हमें बताते हैं। हुआ क्या, गुलनाज जो थी वो थोड़ी सी चीटिंग भी किया करती थी। हालांकि वो चीटिंग नहीं कह सकते, वो सिर्फ अपने पति का साथ देती थी। मैंने बताया कि गुलनाज कपड़े धोने का काम करती थी, तो वो कपड़े धोने में जितना पानी यूज होना चाहिए था ना, उससे ज्यादा पानी यूज करती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी खत्म कर दिया करती थी और लोगों के घर में पानी की कमी होती थी, और उसी के पति से लोग क्या करते थे, पानी मंगवाते थे। इसलिए वो थोड़ी सी बेईमानी करके ज्यादा पानी का यूज करके उसे बिखेर दिया करती थी, कपड़े धोने में ज्यादा पानी का इस्तेमाल करती थी, ताकि जिनके घर पे वो कपड़े धो रही है और पानी की कमी होगी तो वो पानी मंगवाएंगे किससे, उसके पति से मंगवाएंगे, क्योंकि वो क्या है, वाटर कैरियर है। पानी को सप्लाई करने का या पानी को देने का काम तो गुलनाज का हस्बैंड दर्शन आगा ही करता है। इस तरीके से वो थोड़ा सा बेईमानी करके अपने पति के जो कमाई में क्या करती थी, सपोर्ट करती थी। साथ में उसे भी अलग से पैसे मिलते थे कपड़े धोने के। दोनों मिलकर अपने गृहस्थी चला रहे थे, रूखी सूखी जैसे भी उनके घर में व्यवस्था बनती वो रोटी खा रहे थे। हुआ क्या, अचानक से हर बार की तरह जो दर्शन आगा होता है, एक दिन सुबह वैसे ही पानी भरने के लिए झरने पर गया, जैसा कि वो हर रोज जाया करता था। उससे पहले वाले दिन रात को मौसम खराब था और बर्फबारी होने की वजह से, ठंड वैसे ही पड़ रही थी, जनवरी का महीना था, बर्फबारी होने की वजह से जो बर्फ थी उसकी चट्टानें बन चुकी थी। बर्फ जो थी वो जम चुकी थी पहाड़ों के ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं जहाँ झरना बहता है उसके नीचे जम चुकी थी। दर्शन आगा हर रोज की तरह अपने खाली कैंपर को लेकर गया, पानी से भर ही रहा था कि उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिर जाता है। बर्फ की वजह से उसका पैर स्लिप हो जाता है और दर्शन आगा ऊंचे पहाड़ों से नीचे गिरता गिरता नीचे जमीन पर आ जाता है और उसी वक्त उसकी डेथ हो जाती है। दर्शन आगा की क्या हो जाती है, उसी वक्त डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और वहां पर एक बच्चा होता है जो ये सब कुछ देख रहा होता है कि दर्शन आगा जो है उनका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गए और उसी समय वो मर गए। ये खबर लेते लेते वो एक दूसरा बच्चा, ये दर्शन आगा का बच्चा नहीं होता, ये कोई और बच्चा होता है जो गांव का ही होता है, वो देख लेता है कि दर्शन आगा गिर गए हैं, शायद वो मर भी चुके हैं। ये खबर पहुंचाने के लिए वो नीचे आता है और गांव में हल्ला मचा देता है। गांव की गली गली में शोर मच जाता है कि दर्शन आगा मर गया, दर्शन आगा मर गया। जैसे ही ये खबर उसकी पत्नी गुलनाज के कानों में पड़ती है, वो सुनकर बेहोश हो जाती है। बेहोश मतलब बेसुधी हो जाती है, अपना आपा खो देती है। उसे लगता है कि ऐसा क्या हो गया, सब कुछ अचानक से कैसे खत्म हो गया। इस तरीके से राइटर बताते हैं कि जब एक परिवार का मुख्य अचानक से चला जाता है उसे छोड़कर, तो एक औरत के लिए कितना मुश्किल हो जाता है खुद को संभालना और अपने बच्चों को संभालना, जो कि हमारे परिवारों की ही कहानी से जुड़ी रहती है। जैसे गुलनाज को पता चलता है कि बच्चा क्या कह रहा है, उसे गुस्सा आता है। वो उसे कहती है दिमाग ठिकाने पे तो है ना, क्या बोल रहा है तू, कौन मर गया? वो कहता है कि दर्शन आगा मर गया, अभी अभी मैं देख कर आया हूँ, उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया झरने से। ऐसा सुनकर जो गुलनाज होती है वो अपनी सुध बुध खो देती है, बिल्कुल फ्रोज हो जाती है, जैसे कोई बर्फ जम चुकी है उसके अंदर। इस तरीके से वो अपना आपा खो देती है और पूरी तरीके से सदमे में आ जाती है। लोगों को पता चलता है, सारे लोग दर्शन आगा के घर की तरफ इकट्ठे होते हैं। दो छोटे छोटे उनके बच्चे होते हैं, दोनों ही लड़के होते हैं। बड़ा बेटा 11 साल का होता है, छोटा बेटा 6 साल का होता है। दो छोटे छोटे बच्चे और एक पत्नी गुलनाज को छोड़कर दर्शन आगा हमेशा के लिए चले जाते हैं, मतलब उनकी डेथ हो जाती है। लोगों के घर पर भीड़ जमा हो जाती है, लोग जो होते हैं भीड़ जमा कर लेते हैं दर्शन आगा के घर पे। सभी लोगों को पता चलता है कि हमारा जो पानी सप्लाई करने वाला आदमी था, जो पानी देने वाला दर्शन आगा था, जिसकी आवाज इतनी बुलंद थी, वो मर चुका है। एक्सीडेंटली उसकी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। सभी लोग आते हैं, गुलनाज को सांत्वना देते हैं, वो बच्चे रोते हैं उसे चुप भी करवाते हैं और इस तरीके से उनके हमदर्द बनते हैं। आस के अड़ोस पड़ोस के पड़ोसी होते हैं, कुछ रिश्तेदार होते हैं और कुछ जान पहचान वाले लोग भी उसमें शामिल होते हैं।
जैसे ही दर्शन आगा की डेड बॉडी को घर पे लाया जाता है तो गुलनाज देख के फूट फूट के रोने लगती है। बच्चे भी रोने लगते हैं, पर बच्चे दोनों ही छोटे होते हैं, मासूम होते हैं, रोते रोते थक जाते हैं। अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। बच्चे बेचारे सुबह से भूखे होते हैं, एक निवाला भी उनके मुंह में कुछ भी नहीं गया हुआ होता, ना पानी पिया होता, ना कुछ खाया होता है। बच्चे भूख से, दोनों ही छोटे होते हैं, दोनों ही बच्चे भूख से तड़प रहे होते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि माँ कब हमें कुछ खाने को देगी, पर माँ इस हालत में नहीं होती कि वो अपने बच्चों को उस वक्त संभाल सके, क्योंकि पति का जाने का गम इतना ज्यादा होता है कि उसे कुछ दिनों तक तो नॉर्मल होने में भी काफी समय लग जाता है। बच्चों को भूख लगती है। उसी वक्त हमारे यहाँ पर एक रिवाज है, या हम कह सकते हैं मुस्लिम कस्टम में एक रिवाज है कि जब किसी के घर में डेथ हो जाती है तो 3 से 4 दिन तक आस पड़ोस के घरों से उस घर के लिए खाना जाता है। उस खाने में अच्छी चीजें भी जाती है और घर में जितने मेंबर होते हैं सभी के अनुसार उतना भोजन जाता है। उस घर में खाना नहीं बनता जिन घर में डेथ होती है। ऐसा रिवाज माना जाता है जो सभी धर्म में आजकल मानना शुरू हो चुका है। तो इस तरीके से अचानक से बच्चे भूख से मर रहे होते हैं, माँ को सुध नहीं होती, बाप की डेथ हो चुकी होती है। अब वो बच्चे बेहाल हो रहे होते हैं, रोते रोते भी हो रहे होते हैं और भूख की वजह से भी हो रहे होते हैं। अचानक से क्या होता है, उनके ही घर के पास में एक व्हाइट हाउस होता है। दर्शन आगा के घर के पास में एक व्हाइट हाउस होता है, बड़ा सारा सुंदर सा महल जैसा एक घर होता है जिसका रंग क्या होता है, व्हाइट। उनके पड़ोसी होते हैं और एक अंकल होते हैं जिनका नाम होता है रैफ एंड फिट, जो बड़े ही बिजनेसमैन होते हैं, बड़े ही अमीर होते हैं, वेल्दी बिजनेसमैन होते हैं। उनका नाम होता है रैफ एंड फिट, जो दर्शन आगा के घर के पास में ही रहते हैं, लेकिन उनके अंदर रात दिन का अंतर है। ये बहुत बिजनेसमैन होते हैं, व्यापारी होते हैं, इनके यहाँ बहुत पैसा होता है, बड़ा सारा घर होता है, चमचमाती गाड़ी होती है। बच्चे जो होते हैं एक चीज को टच करते हैं और छोड़ देते हैं। इस तरीके से पहले दिन, फर्स्ट डे जो होता है, इनके यहाँ से खाना जाता है। किनके लिए? दर्शन आगा के बच्चों के लिए और उसकी वाइफ के लिए। जैसा कि रिवाज है कि आस पड़ोस के पड़ोसी क्या करते हैं, 2-3 दिन तक उस घर में भोजन बेचते हैं जहां पर डेथ हुई हुई होती है। इस तरीके से पहले दिन जो अंकल होते हैं उनके पड़ोस में, जिनका नाम होता है रैफ एंड फिट, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके घर से उनकी जो नौकरानी होती है, मेड जो होती है, वो खाना लेकर आती है। भिजवाते ये अंकल ही हैं। किनके लिए? इन दोनों बच्चों के लिए, दर्शन आगा के दोनों बच्चों के लिए खाना भिजवाया जाता है और उसकी वाइफ के लिए भी भिजवाया जाता है। चमचमाती सुंदर सी ट्रे के अंदर, बड़े बड़े बाउल्स के अंदर खाना लगा हुआ होता है, प्लेटों से उसको ढका हुआ होता है। खाने की सुगंध इतनी तेज से आ रही होती है कि दोनों बच्चे एक पल के लिए अपना गम भूलकर खाने की तरफ लपक पड़ते हैं, क्योंकि रोते रोते बच्चे भी थक जाते हैं, पेट में भूख लग रही होती है। इससे पहले बच्चे कभी भी भूखे नहीं रहे होते। पूरा दिन बीत जाता है, बच्चे सोचते हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाए, माँ को कहे, पर माँ तो सदमे में है और कोई है नहीं जो हम उसको बोले। अचानक से व्हाइट हाउस से उनके लिए एक ट्रे में खाना आता है। उस खाने में होता क्या क्या है? नूडल्स होते हैं, चिकन होता है, सॉस होता है, मीट होती है, चाइनीज रोल होते हैं और साथ साथ में कुछ मिठाइयाँ भी होती है। पास वाले अंकल व्हाइट हाउस से मेड के थ्रू, नौकरानी के थ्रू एक बड़ी सारी ट्रे में कई सारा खाना पहुंचवाते हैं। खाना ढककर आता है। जैसे ही वो मेड दर्शन आगा के घर पे आती है और कहती है कि पड़ोस वाले घर से आपके लिए खाना आया है, तो गुलनाज को ज्यादा होश नहीं रहता, लेकिन बच्चे खाने की खुशबू से ही लपक पड़ते हैं। इससे पहले उन्होंने इतनी खुशबूदार खाना कभी महसूस ही नहीं किया था। इससे पहले दर्शन आगा के बच्चों ने, जो 11 और 6 साल के 2 बच्चे हैं, लड़के हैं दोनों ही, उन्होंने कभी भी इतने सुंदर तरीके से परोसा हुआ खाना कभी देखा ही नहीं था। उन्हें लग रहा था खाना दिखने में ही इतना सुंदर है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। इस तरीके से थोड़ी देर बाद वो उस ट्रे के पास जाते हैं और जो टेबल लगी हुई होती है जहां पर मेड खाना रख के जाती है, बच्चे चारों तरफ झूम जाते हैं उस ट्रे के और फटाफट प्लेटों को हटाकर खाना खाना शुरू कर देते हैं। खाना बहुत ही टेस्टी होता है। इससे पहले कभी ऐसा खाना खाया ही नहीं होता, जिंदगी में पहली बार ही खाना खाने को मिला है, वो भी इतना टेस्टी। क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था, दर्शन आगा बड़ा पुअर होता है, वो अपने बच्चों को इस टाइप का खाना कभी दे ही नहीं पाया। लेकिन व्हाइट हाउस के घर से, जो बहुत अमीर अंकल का घर होता है, वहां से इतना टेस्टी टेस्टी खाना देखकर बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि काश अंकल 3-4 दिन तक खाना और भेज दे, हमारे लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। बच्चे पेट भरकर सारा खाना खा लेते हैं, कुछ अपनी माँ के लिए भी छोड़ देते हैं, लेकिन उसे उस वक्त तक कुछ ज्यादा होश नहीं रहता खाने का। बच्चे खाना खाकर अपना पेट तृप्त कर लेते, पूरी तरीके से पेट उनका अच्छे से भर जाता है। बहुत अच्छे तरीके से वो प्लेटों को निहार रहे होते हैं, अपना खाना देख रहे होते हैं, बचा हुआ थोड़ा रख भी
लेते हैं शाम के लिए। इस तरीके से बच्चों को खाना बहुत ही अच्छा लगता है, जो कि व्हाइट हाउस से आया हुआ होता है, उनके पड़ोस से आया हुआ होता है। पहला दिन बीत जाता है, रोना चिल्लाना घर में चलता रहता है, लोग आते हैं जाते हैं और पहला दिन बीत जाता है। अगले दिन सुबह वापस दूसरे घर से खाना आता है। अभी तो व्हाइट हाउस से आया था, अगले दिन दूसरे पड़ोस वाले अंकल खाना भेजते हैं। उनका भी खाना अच्छा लगता है बच्चों को, लेकिन व्हाइट हाउस से जो खाना आया था वैसा नहीं होता। व्हाइट हाउस जैसा खाना तो कहीं से आया ही नहीं होता। दूसरे दिन भी बच्चे इंतजार करते हैं कि आज खाना कौन लेकर आएगा। उसी तरह परंपरा के अनुसार 3 से 4 दिन तक पड़ोसियों के यहाँ से खाना आता है या किसी रिश्तेदार के यहाँ से आता है। रिश्तेदार कोई थे नहीं तो पड़ोसी ही खाना भेज रहे थे। दूसरे दिन पास वाले अंकल, जो दूसरे अंकल हैं पड़ोस में, उनके वहाँ से खाना आया बच्चों के लिए। बच्चों ने खाने को ढका हुआ खाना था, उसे उतारा, देखा, खा लिया, बच्चों का पेट भर गया। हालांकि दूसरे अंकल ने भी खाना तो अच्छा भेजा था, लेकिन व्हाइट हाउस से जो जो वैरायटी आई थी ना खाने में, चिकन, नूडल, चीज, स्वीट्स, मीट, वैसा कुछ भी नहीं आया था दूसरे घर से। लेकिन ठीक है, पेट भर के उन्होंने अपना दिन निकाल लिया। कुछ समय बीतता है, अब तीसरा दिन होता है, उनके फादर का तीसरा आता है। फादर को मरे हुए 3 दिन हो चुके होते हैं, तीसरा दिन शुरू होता है। तीसरे दिन भी कहीं ना कहीं से उनके लिए खाना आ ही जाता है। उसके बाद तीसरा दिन बीतने के बाद उसकी माँ, जो गुलनाज होती है बच्चों की माँ, थोड़े से होश में आती है और उसे सांत्वना दी जाती है। लोगों के द्वारा समझाया जाता है कि जिसको जाना था वो जा चुका है, अब इसी को ही हिम्मत करके अपने दोनों बच्चों का पेट पालना पड़ेगा। गुलनाज अपने आप को सदमे से बाहर लाने की कोशिश करती है, थोड़ा सा संभलती है और अपने बच्चों के लिए वो थोड़ा सा मतलब उनसे बातचीत करती है, उनको भी समझाने की कोशिश करती है। अब वो देखती है कि 2-3 दिन से तो बच्चों ने पेट भर लिया, अब आगे क्या होगा। अचानक से मेरी गृहस्थी खत्म हो गई, अचानक से मेरे घर का मुख्य आदमी चला गया, मैं कैसे अपने बच्चों का जिंदगी भर पेट पालूंगी, कौन हमें खाना देगा। 2-3 दिन तो पड़ोसी अड़ोसी दे जाएंगे, पर क्या जिंदगी भर कोई हमें पाल पाएगा, मुझे और मेरे बच्चों को। इस तरीके से गुलनाज रात रात भर जागकर चिंता करती है, सोचती है कि मैं क्या करूं, कैसे अब बच्चों का पेट भरूं। 2-3 दिन का समय निकलता है, खाना पड़ोसियों के घर से आता है, बच्चे खाते हैं, गुलनाज भी उसमें से थोड़ा खा लेती है। करके 3-4 दिन का समय निकल जाता है। अब बारी आती है 5वें दिन की। 5वां और 6वां दिन जब आता है तो किसी भी पड़ोसी के घर से खाना नहीं आया हुआ होता। बच्चे सोच रहे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं कि आज व्हाइट वाले घर से खाना नहीं आया तो कोई बात नहीं, ब्लैक वाले घर से आ जाएगा, सामने वाले अंकल दे जाएंगे, पीछे वाले अंकल दे जाएंगे। सब लोग उनके घर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, रुक रहे हैं, पर खाने की ट्रे लेकर कोई भी नहीं आया, जैसे कि 3 दिन तक लेकर आ रहे थे। बच्चे इंतजार कर रहे थे कि कहीं से तो खाना आ जाए, कहीं से तो आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 4 दिन के बाद खाना आना पूरी तरीके से बंद हो गया। लोग आ रहे थे, थोड़ी देर बैठकर चले जाते थे, पर बच्चों की हालत देखकर किसी को भी तरस नहीं आई कि इन बच्चों के लिए तो हम कुछ खाने पीने के लिए ले आए, क्योंकि अभी अभी ये इसकी माँ जो है सदमे में है। गुलनाज जो है वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं, मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा बच्चों के लिए। वो सोचती है कि आस पड़ोस वाले जैसे मुझे पहले कपड़े धोने के लिए बुलाया करते थे, अगर वैसे ही वो मुझे बुला ले तो मैं कुछ थोड़े बहुत पैसे कमा लूं और अपने बच्चों का पेट भर दूं। लेकिन पड़ोसी सोच रहे होते हैं कि अभी अभी गुलनाज पर इतना बड़ा मतलब पहाड़ टूटा है, अभी अभी इसके हस्बैंड की डेथ हुई है, तो शायद अब ये काम पर आना पसंद नहीं करेगी और अपने बच्चों को संभालेगी। दोनों ही एक दूसरे में कंफ्यूज होते हैं। लोग सोचते हैं कि अभी उसको कपड़े धोने के लिए बुलाना ठीक नहीं रहेगा, और गुलनाज इंतजार करती है कि कोई तो मुझे कपड़े धोने के लिए बुला ले, ताकि कपड़े धोकर काम करके मुझे कुछ पैसा मिल जाए और उन पैसों से मैं अपने बच्चों का पेट भर दूं। लेकिन कई दिनों तक आस पड़ोस के घरों में कोई भी उसे कपड़े धोने के लिए कुछ दिनों तक बुलाता नहीं है। घर में जो कुछ भी पहले का रूखा सूखा पड़ा होता है, गुलनाज पका कर अपने बच्चों का पेट भर देती है। पूरे घर की रसोई के जो बर्तन होते हैं उनमें किसी में थोड़े से चने मिलते हैं, किसी में आटा मिलता है, कुछ आलू मिलता है, कुछ लहसुन मिलता है, कुछ प्याज मिलता है, जो कि घरों का आम खाना होता है। इसके अलावा वो कुछ नॉनवेज भी उनके घरों में मिलता है। वो रूखा सूखा खिलाकर 5-6 दिन निकाल देती है, अपना और अपने बच्चों का पेट भर लेती है। अब एक समय ऐसा आता है, 15-20 दिन बाद एक टाइम ऐसा आता है कि घर में रखा हुआ पहले का सारा खाने का सामान खत्म हो जाता है। वो जाकर डब्बों को उल्टा उल्टा कर देखती है, सारे डब्बे खाली हो चुके होते हैं। बर्नी, टोकरी, डब्बे, संदूक, सब कुछ खाली हो चुका होता है। अब तो घर में कुछ बचा ही नहीं है। गुलनाज सोचती है मैं क्या करूं, कैसे खिलाऊंगी आज बच्चों को कुछ। बच्चे तो हैं, शाम को खाना मांगेंगे, दिन में भी खाना मांगेंगे, पर मेरे पास ना पैसे हैं, ना खाने के लिए कुछ सामान है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना कोई मेरा जान पहचान वाला है। कैसे मैं अपने बच्चों का पेट भरूंगी। ये बड़े ही दयनीय स्थिति राइटर यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि एक बच्चा
एक जो छोटे 2 मासूम बच्चे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि फादर के जाने का गम क्या है। हालांकि फादर के लिए बच्चे दुखी हैं, पर उससे ज़्यादा बच्चे दुखी हैं अपने पेट के लिए, क्योंकि भूख उन्हें सहन नहीं हो पा रही है और भूख की वजह से वो बच्चे तड़प रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं उस व्हाइट हाउस के वाले अंकल का कि कोई तो आए जो हमें खाना दे जाए, कोई तो आए दूसरे घर का अंकल जो हमें खाना दे जाए, सामने वाली आंटी आए और हमें खाना दे जाए। लेकिन 4 दिन के बाद कोई भी उनके घर में उन्हें पूछने तक नहीं आता कि वो जी रहे हैं या मर रहे हैं। गुलनाज को सब पता होता है, वो सोचती है मैं कुछ ना कुछ करके अपने बच्चों का पेट भरूंगी। उसी वक्त वो व्हाइट हाउस में एक ब्रेड वाले को जाते हुए देखती है। गुलनाज बाहर जाती है और सोचती है कि मैं 2 पीस ब्रेड के ले लेती हूँ, बटर घर पे रखा हुआ है, ब्रेड पर बटर लगाकर मैं बच्चों को आज का खाना खिला दूंगी, कल जाकर कोई काम तलाशूंगी, पैसे आएंगे तो मैं ब्रेड वाले को पैसा दे दूंगी। वो जाती है, ब्रेड जो होती है उसकी जो टोकरी होती है उसमें लदी हुई होती है, बहुत सारी ब्रेड होती है, पर गुलनाज देखती है कि वो बिना पैसे के शायद हमें एक ब्रेड का टुकड़ा भी नहीं देगा। उसकी हालत ऐसी होती है कि वो जल्दी से झपट्टा मार के ब्रेड को ले ले और अपने बच्चों को जाकर खिला दे। लेकिन वो जाती है ब्रेड वाले के पास, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो उससे कुछ ब्रेड का पीस मांग सके बिना पैसों के। पैसे होते तो वो ले ही लेती, पैसे ही तो नहीं थे गुलनाज के पास और काम भी उसे नहीं मिल रहा था उस वक्त। कुछ समय बीतता रहता है, बच्चों को वो कहकर जाती है बच्चों तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर लेकर आऊंगी। बच्चों को उम्मीद लगती है कि माँ जा तो रही है, जब आएगी ना तो कुछ ना कुछ हमारे लिए लाएगी। बच्चे इंतजार करते हैं, कितनी देर हो गई माँ को गई हुई, अभी तक आई नहीं हो हमारे लिए कुछ लेकर, हम तो भूख से मरे जा रहे हैं, तड़प रहे हैं, पेट इतना ज्यादा खाली है कि आज अगर खाना नहीं मिला तो भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। कहीं से खाना आ नहीं रहा, माँ गई तो है खाना लेने के लिए, पर क्या पता कब तक लौटेगी। दोनों ही बच्चे, दोनों भाई जो होते हैं अपने कमरे में बैठे हुए होते हैं, गेट पर उनकी नजरें लगी हुई होती है कि कब माँ आएगी और कब हमें कुछ लाकर देगी खाने के लिए। भूख से बेचैन हो रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं किसी अंकल का, किसी पड़ोसी का, किसी रिश्तेदार का कि कोई तो आओ और हमारा पेट भरकर चले जाओ, पर ऐसा होता नहीं है। गुलनाज जाती है, बाहर देखती है व्हाइट हाउस में बहुत सारा सामान जा रहा है, खाने पीने का सामान जा रहा है, फूल जा रहे हैं, दूध जा रहा है, मीट, सॉस, स्वीट, बहुत कुछ जाता है व्हाइट हाउस में, क्योंकि वो तो अमीरों का घर था। पर उससे पहले दर्शन आगा का घर भी पड़ता है, जहाँ पर कोई भी सामान देने वाला रुकता नहीं है, ना दूध वाला रुकता है, ना ब्रेड वाला रुकता है, ना सब्जी वाला, ना फ्रूट वाला, क्योंकि वो सब जानते हैं कि इनके पास अभी पैसा नहीं है और उधार या फ्री में कोई भी अपना सामान देना नहीं चाहता। गुलनाज सोचती है कि कुछ समय के लिए कोई मुझे उधार दे दे, मैं अपने बच्चों का पेट भर दूं, जब मैं कपड़े धोकर लोगों के घर से पैसा लाऊंगी ना तब मैं इनका पैसा चुका दूंगी। वो ऐसा सोचती है, जाती हुई है मांगने के लिए, लेकिन वहां पर जाकर उसका मन उसके पैरों को रोक लेता है, कहता है कि नहीं, मैं जानती हूँ ये मुझे उधार में ब्रेड नहीं देगा। वो जाकर बस कहने ही वाली होती है कि भैया मुझे 2 ब्रेड दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं आपको पैसा भी दे दूंगी। लेकिन वो ऐसा कह नहीं पाती और मुंह लटकाए हुए निराशाजनक स्थिति में वो लौट कर वापस अपने घर की तरफ आती है। घर की तरफ आती है, बच्चों को लगता है कि माँ आ गई, पैरों की आहट से पता चलता है कि कोई आ रहा है। बच्चे जल्दी से उछलकर गेट की तरफ जाते हैं और कहते हैं माँ तुम आ गई, क्या लाई हो हमारे लिए। और गुलनाज के हाथ दोनों पीछे होते हैं, हाथ खाली होते हैं क्योंकि वो ब्रेड ला नहीं पाती हैं, हाथ पीछे छुपे हुए होते हैं। बच्चे इंतजार करते हैं माँ कहाँ है, किसमें लेकर आई हो कुछ खाने के लिए। और गुलनाज के खाली हाथों को देखकर दोनों बच्चे समझ जाते हैं कि माँ कुछ भी हमारे लिए खाने के लिए नहीं लाई, इसका मतलब उसे कुछ मिला ही नहीं हमारे लिए खाने के लिए। और बच्चे चुपचाप बिना कुछ कहे अपने कमरे में चले जाते हैं। गुलनाज को उस दिन एहसास होता है कि भूख या गरीबी कितनी दयनीय चीज है। एक इंसान अगर गरीब है, उसका मुख्य आदमी कमाने वाला चला गया है, कोई उसका साथ नहीं दे रहा है, तो कितना मुश्किल हो जाता है जिंदगी को जीना। भूख से बेहाल 2 बच्चे मर रहे हैं, जिसने शायद सुबह से पानी तक भी नहीं पिया हुआ है। भूख से 2 छोटे छोटे बच्चे मतलब कहरा रहे हैं कि कुछ तो हमें खाने को दे दो, उधार मुझे कोई दे नहीं रहा, काम मुझे मिल नहीं रहा, साथ मेरा कोई भी नहीं दे रहा है। इस तरीके से गुलनाज जो है बड़ी दुखी रहती है। जाती है बच्चों के पास, प्यार से उनके हाथ पर मतलब सिर पर हाथ फेरती है, बैठ जाती है। और वो पहली बार तीनों लोग खाली पेट सोए हुए होते हैं। उस रात उनके घर में कुछ भी नहीं होता खाने के लिए कि वो बच्चों को खिला दे या खुद भी खा ले। वो पहला समय आता है, इससे पहले वो कभी भी भूखे नहीं रहे, कुछ ना कुछ खाकर वो जरूर सोए हैं। और उस रात वो बच्चे खाली पेट अपने बिस्तर पर सोए रहते हैं।
पूरी रात बीत जाती है खाली पेट। छोटे वाला बच्चा जो होता है दर्द से कहरा रहा होता है, बोलता है माँ मेरे पेट में दर्द है, मुझे कुछ दो खाने के लिए, वरना मेरे पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। माँ उसे अपने आंचल में ले लेती है, प्यार से उसको सहलाती है और बोलती है आज आज का दिन निकाल ले, आज आज सो जा, मैं कल जरूर तुझे कुछ खाने के लिए ला कर दूंगी। ऐसे करके गुलनाज रोती है, अंदर ही अंदर उसको अफसोस होता है, दर्द से वो कहरा रही होती है और अपने बच्चों की हालत अपने सामने ऐसे देखते हुए वो उनकी पीड़ा सहन नहीं कर पाती। याद कर रही होती है अपने पति को, उनकी यादों को। इस तरीके से समय बीतता है, रात बीत जाती है, अगले दिन सुबह होती है। सुबह कुछ लोग आते जाते हुए उसके घर के बाहर से दिखाई दे रहे होते हैं। बच्चे जल्दी से उठकर मचल जाते हैं और सोचते हैं शायद आज हमारे घर, किसी के घर से हमारे लिए खाना आ ही जाएगा, शायद व्हाइट हाउस वाले अंकल भूल गए होंगे खाना देना, तो कोई बात नहीं, पास वाले अंकल तो जरूर हमें खाना देकर ही जाएंगे। सब उसके घर के आगे से, गेट से आ जा रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उनके घर पे नहीं रुक रहा होता, ना ब्रेड वाला, ना दूध वाला, ना सब्जी वाला। जैसा कि 3-4 दिन से हो रहा होता है, वैसे ही आज का दिन भी निकल रहा होता है। बड़ा भाई छोटे भाई की हालत को देखकर बड़ा परेशान होता है और माँ उसे कहती है, बड़े भाई को, जो 11 साल का लड़का होता है और एक दूसरा बच्चा होता है 6 साल का होता है, तो गुलनाज अपने बड़े बेटे को कहती है, बेटा सुन, तू ऐसा कर, थोड़ी ही दूर पर हमारे सेठ जी हैं जिनका नाम होता है मिस्टर बोडस। सेठ जी हैं जो ग्रोसरी की दुकान चलाते हैं, ग्रोसरी मतलब कि किराने की दुकान चलाते हैं। तो गुलनाज अपने बड़े बेटे 11 साल के बेटे को भेजती है और कहती है, जा बेटा, बोडस जो अंकल हैं, जो सेठ हैं किराने की दुकान के, उनके पास जा और बोल कि माँ ने कुछ खाने का सामान मंगवाया है, जिसमें तू आलू, आटा, बटर और कुछ चावल भी ले आना। थोड़ा बहुत सामान ले आ, जिससे 2-3 दिन तुम्हारे पेट की भूख जो हो वो शांत हो जाए। और ऐसा बोल देना अंकल को कि माँ जब कमाकर लाएगी, बर्तन मतलब जो कपड़े धोकर आएगी, तो बदले में जब पैसा मिलेगा ना माँ को, तब वो आपके पैसे लौटा देगी। ऐसा कहकर गुलनाज अपने 11 साल के बेटे को कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए बोडस की दुकान मतलब कि किराने की दुकान पर भेज देती है, जहाँ पर एक मोटा ताजा सेठ बैठा हुआ होता है। सर्दी का महीना चल रहा होता है, कप कपाते हुए रास्ते में ठंड पड़ रही होती है। 11 साल का बच्चा, जो वैसे ही गरीब फैमिली से होते हैं, 11 साल का बच्चा दुकान पर जाता है तो बहुत लंबी सी भीड़ लगी हुई होती है, बाल बिखरे हुए होते हैं, कपड़े फटे हुए होते हैं, एक लंबा सा कोट पहना हुआ होता है, ठंड से कांप रहा होता है, पैसे जेब में होते नहीं है। याद रहता है कि छोटा भाई भूख से बहुत तड़प रहा है, कुछ तो अंकल हमें दे दो जिसे खाकर मैं और मेरे छोटे भाई के पेट की जो शांति है, थोड़ी देर भूख जो है वो शांत हो जाए। लंबी लाइन लगी हुई होती है, बच्चा इंतजार करता है लाइन का खत्म होने का कि कब सामान लूंगा खाने पीने का। और दुकान में गरमाइश हो रही होती है क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा होता है, जनवरी फरवरी की बात हो रही होती है। ठंड की वजह से इतने सारे लोगों की भीड़ होती है तो दुकान में हल्की सी गरमाइश आ जाती है। बच्चे को बड़ा अच्छा लग रहा होता है, बाहर तो ठंड है, कम से कम दुकान के अंदर तो हल्की हल्की गरमाइश मिल रही है। बच्चा इंतजार करता है, सब लोग चले जाते हैं, अब वो बच्चा अकेला रहता है। तो सेठ पूछता है, क्या चाहिए तुझे? तो वो बच्चा कहता है, माँ ने बोला है कि ये सामान दे दो। माँ ने कुछ आलू मंगवाए हैं, आटा और चावल मंगवाए हैं। सेठ जी ये थोड़ा सा मुझे सामान दे दो, और माँ ने बोला है नहीं मुझे थोड़ा सा सामान दे दो। वो पहली बार ऐसे ही बोलता है। तो सेठ जी कहता है कि ठीक है, सामान तो मैं तुझे दे दूंगा, पर क्या तू पैसे लेकर आया है? तो बच्चा सेठ जी के सामने दिखावा करता है कि वो पैसे तो लाया है, लेकिन पैसे क्या रह गए हैं, घर पर भूल गया है। वो इस तरीके से कहता है, हाँ मैं लाया हूँ ना पैसे, आप सामान तो बांधो। तो वो सामान बांध देता है। सामान जैसे ही सेठ जी उसको देता है और बच्चा कहता है, अरे मेरी जेब में से शायद मेरा जो पर्स है वो घर पर ही रह गया। तो ऐसा करता हूँ, अभी इतनी दूर ठंड में जाऊंगा, वापस आऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, तो सेठ जी मैं कल आते हुए आपको पैसे दे जाऊंगा। तो बच्चा उस सेठ जी के सामने, उस बॉडस जो दुकानदार होता है उसके सामने दिखावा कर रहा होता है कि उसके पास पैसे तो हैं, पर वो पैसे भूल चुका है। लेकिन उसकी हालत देखकर सेठ जी पहचान चुके होते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। सेठ जी कहता है, अच्छा पैसे हैं तेरे पास तो ला दे, मुझे दे, और उसी के बदले मैं तुझे सामान दूंगा। और वो ऐसे दिखावा कर रहा होता है कि पैसे तो हैं पर मैं घर पर भूल गया। तो सेठ जी कहते हैं, बेटा मैं तेरे से ज्यादा होशियार हूँ, तेरी हालत देखकर मुझे लग तो नहीं रहा कि तेरे पास कोई पैसे होंगे, तू तो बिल्कुल फकीर लग रहा है, तू मुझे पागल मत बना, पहले जाकर घर से पैसे लेकर आ, उसके बाद ही मैं अपनी दुकान से तुझे सामान दूंगा। ऐसा कहकर सेठ जी उसे डांट फटकार कर अपनी दुकान से निकाल देते हैं। बच्चे को बहुत बुरा लगता है। अब उसे लगता है कि परसों तो माँ खाली हाथ लौट कर आई थी और आज मैं खाली हाथ जाऊंगा तो मेरा छोटा भाई क्या सोचेगा कि मेरे से बड़े 2 लोग हैं, दोनों मिलकर भी मेरा पेट नहीं पाल सके। इस तरीके को बच्चे को लगता है। 11 साल का जो बड़ा बेटा होता है उसे लगता है कि मैं कैसे घर लौटूं वापस अपने, कैसे खाली हाथ घर जाऊं, सेठ ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं जो माँ ने मंगवाया था।
फिर वो बाद में ये भी कहता है कि सेठ जी दे दो आप मुझे, मेरी माँ ने बोला है कि जैसे पैसे आएंगे घर से काम करने पर वो आपको दे देगी। तो सेठ जी उसकी कोई भी बात नहीं सुनते, डांट फटकार के अपनी दुकान से उसे निकाल देते हैं। वो उदास हुआ हुआ, आंखों में आंसू भरा हुआ, सहमा हुआ सा और ठंड से कांपता हुआ सेठ जी की दुकान से अपने घर की ओर बढ़ता है। रास्ते में वो उसके मन में बहुत सारे विचार आ रहे होते हैं। 11 साल का जो बच्चा होता है, छोटा ही होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, और अपनी इस गरीबी की स्थिति से वो बाहर निकलने का सोचता है। और गरीब होना अपने आप में कितनी बड़ी एक, वो कहते हैं ना, दयनीय स्थिति हो जाती है। वो उसे लगता है कि गरीबी मतलब ऐसा हमने क्या गुनाह कर दिया कि हमें 2 वक्त का खाने को भी कोई खाना नहीं दे रहा है। मेरे पापा की डेथ हो गई तो कोई भी हमें सपोर्ट ही नहीं कर रहा, कोई भी हमारी स्थिति को समझ ही नहीं रहा, कहीं से भी हमें मदद नहीं मिल रही, ऐसे तो हम भूख से ही मर जाएंगे। इस तरीके से बच्चा छोटा सा होता है, मन में इधर उधर के ख्याल आते हैं। अपनी गरीबी को देखकर बच्चा बड़ा ही मतलब मासूम सा होता है, रोने लगता है, बिलखने लगता है। धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ता है, जाता है। रास्ते में बारिश होने लगती है, मौसम चेंज होने लगता है और बारिश की वजह से बच्चा जो होता है पूरा गीला हो चुका होता है। जैसे जैसे कैसे तैसे करके अपने घर पहुंचता है। घर पर उसका छोटा भाई इंतजार कर रहा होता है अपने बड़े भाई का आने का, क्योंकि वो कह के लाता है ना कि मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आऊंगा, जैसे कि माँ पहले लेकर आती है। जैसे बड़ा भाई आता है, छोटा भाई अपने कमरे से निकलता है, जो 6 साल का होता है। छोटा भाई कमरे से निकल कर कहता है, भैया क्या लेकर आए हो खाने के लिए? तुम तो पक्का कुछ ना कुछ लाए होंगे, बहुत भूख लग रही है, लाओ जल्दी से दो ना कि तुम क्या लेकर आए हो। और बड़ा भाई अपने खाली हाथ दिखा देता है। उसके खाली हाथ देखकर छोटा भाई और माँ समझ जाते हैं कि इसे भी किसी ने खाने के लिए कुछ नहीं दिया, और आगे वो उससे कोई भी सवाल नहीं करते। बच्चे की, बड़े लड़के की जो 11 साल का होता है, उसकी हालत बहुत खराब हो रही होती है। पूरे रास्ते पैदल चलकर आया हुआ होता है, नंगे पैर होता है, बारिश की वजह से भीग जाता है, तेज बुखार हो जाता है, खांसी हो जाती है, जकड़ जाता है बुरी तरह। और माँ बड़े बेटे को अपने सीने से लगा लेती है, उसे जल्दी से बेड पर लेटाती है और एक के ऊपर एक रजाई उस पर ढकती रहती है ताकि उसकी तबीयत खराब ना हो, और प्यार से उसे सहलाती है और कहती है तू सो जा, तुझे बहुत तेज बुखार हो गया है। बच्चे कैसे सो जाएं? भूख से पेट में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा होता है कि इतनी ज़्यादा बेचैनी हो रखी होती है कि बच्चों को कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। अब चाहे वो चोरी करके लाएं, चाहे किसी से मांग के लाए, या कोई भी कहीं से भी आए, बस खाने के लिए चाहिए। 3-4 दिन से बच्चों के पेट में एक निवाला तक नहीं गया हुआ होता। माँ तो भूखी रहती ही है, साथ में दोनों 11 और 6 साल के 2 बच्चे होते हैं। 3-4 दिन से बेचारे कुछ भी नहीं खा पाते। अब इंतजार करते हैं बस भोजन का कि कहीं से खाना आ जाए, बस अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक बार पेट भरकर खाना चाहते हैं, फिर हम 3-4 दिन और भूखे रह लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। बड़े बच्चे की तबीयत खराब होती है, माँ उसे बेड पर लेटाती है, बिस्तर पर लेटाती है, एक के ऊपर एक रजाइयाँ डालती रहती है, ठंडे पानी से उसकी पट्टी करती है, कुछ घर में दवाई की जड़ी बूटियाँ होती है वो भी उसे पानी में घुलकर दे देती है। कैसे तैसे करके सोचती है कि इसका क्या उतर जाए, बुखार उतर जाए। बड़े बच्चे की तबीयत इतनी ज्यादा खराब होती है कि छोटा बच्चा देखकर अपनी माँ को कहता है, माँ भैया क्या मरने वाले हैं क्या, कब मरेंगे ये? तो ऐसा सुनकर माँ को बड़ा गुस्सा आता है और कहता है ये क्या बोल रहा है, तेरा दिमाग तो सही है, कोई मरने वाला नहीं है, इसकी तबीयत खराब है तो सही हो जाएगा। फिर छोटा बच्चा मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है, काश माँ भैया मर जाए तो अच्छा है। तो माँ कहती है, क्यों रे, ऐसा क्यों बोल रहा है कि कम से कम भैया मरेंगे तो 3 दिन तक हमारे यहाँ पड़ोसियों के घर से खाना तो आएगा, और मैं जी भरकर खाना खाकर अपने पेट की प्यास, तो अपने पेट की जो भूख है उसको तो मार पाऊंगा। ऐसा सुनकर माँ को बड़ा ही अचंभा होता है और वो उस बच्चे की कहे हुए शब्दों पर गौर नहीं करती, बल्कि वो किस तरीके से कह रहा है, किस भाव में कहना चाह रहा है उसको समझती है और कहती है कि इसको भाई से प्यार तो है। मतलब कहने का मतलब है कि उसकी स्थिति बताई जा रही है कि वो सोचता है बच्चा कि जैसे पापा की डेथ हुई थी तो हम भाइयों के लिए व्हाइट हाउस से खाना आया था, पड़ोसियों के घर से खाना आया था, वैसे ही अगर भैया की डेथ हो जाएगी ना तो 3 दिन तक तो खाने की टेंशन नहीं रहेगी, 3 दिन तक तो पास वाले अंकल खाना भेज ही देंगे, क्योंकि ये परंपरा है ना कि मरने के बाद 3-4 दिन तक लोगों के घर से खाना आता है। तो अच्छा होगा ना कि भैया मर जाएंगे तो बाद में मुझे और तुम्हें दोनों को अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा, और व्हाइट हाउस वाले अंकल वैसा ही स्वादिष्ट खाना भेजेंगे जैसा कि पापा के वक्त भेजा था, चिकन, मटन, रोल, स्वीट्स। तो मरने दो ना भैया को, क्यों इसको दवाई देकर बचाने की कोशिश कर रही हो। इस तरीके से वो 6 साल का बच्चा अपने मन की बात अपनी माँ के कान में फुसफुसाकर, मतलब धीरे सी बोल देता है ताकि बड़े बेटे को सुने नहीं। लेकिन माँ दोनों बच्चों की हालत, जो एक गोदी में मरने की जैसी स्थिति में होता है और दूसरा भूख की वजह से
मरने की जैसा हो रहा होता है। माँ देख कर रोने लगती है, बिखरने लगती है एक तरीके से, और उसे एहसास होता है कि गरीबी कितनी निम्न स्तर की चीज है। जिस इंसान के पास पैसा नहीं होता या घर का मुखिया चला जाता है तो लोग उसका सपोर्ट नहीं करते। तो राइटर बेसिकली इस चैप्टर में हमें एक इंसान की मनोदशा के बारे में बता रहे हैं, हम समाज के लोगों के बारे में बता रहे हैं कि जब इंसान जीवित रहता है तो उसको 2 वक्त का भोजन देने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। हाँ, जब वो मर जाता है तो मरने के बाद उसके नाम पर भंडारे किए जाते हैं, दान दक्षिणा दी जाती है, लोगों को भोज करवाया जाता है, इतना रुपया खर्च किया जाता है लोगों के मरने के बाद, लेकिन जीते जी उस इंसान को 2 वक्त की रोटी के लिए भी कोई नहीं पूछता। ये परंपरा सभी धर्मों में अपनाई जाती है, खासकर हिंदू धर्म में भी अब ये शुरू कर दी गई है। तो राइटर हमें यही संदेश देना चाहते हैं इस स्टोरी के माध्यम से कि मरने से तो अच्छा है, मरने के बाद जो आप करो उससे बेटर है कि जीते जी किसी के लिए कर दो। मरने के बाद भी तो कई लोगों के घर से उनके लिए खाना आएगा ना, इससे अच्छा तो बच्चों को जीते जी ही 2 वक्त का कोई भोजन दे देता तो उनकी ऐसी स्थिति ही नहीं होती कि वो छोटा बच्चा अपने दिमाग में इस तरीके के विचार लाता कि भाई को मरने दो माँ, कम से कम मरने के बाद हमारे यहाँ 3 दिन तक तो खाना आएगा लोगों के घर से। इस तरीके से राइटर अपने बड़े ही दुखी भाव में, अपने दुखी मूड में हम लोगों को संदेश देते हैं कि अगर आपके यहाँ पर भी ऐसी कोई स्थिति हो तो उसके मरने का इंतजार ना करें, बल्कि मरने से उस इंसान को बचाएं और जो भी हो सके अपनी तरफ से उसकी मदद करें, कम से कम भोजन की तो व्यवस्था उसके लिए कर ही दें। इस तरीके से बच्चों ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है, जो बड़ी ही हृदय से जुड़ी हुई है, हमारे मन से जुड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं ये स्थिति हम भी अपने घर के आसपास फील करते ही हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। इस कहानी के पीछे मैसेज क्या है उसे ज्यादा जरूरी है समझना, तो आप भी अगर ऐसी स्थिति आपके आसपास कहीं हो तो जरूर उसकी मदद कीजिए। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, आप इसे अच्छे से देखिएगा, चैप्टर को भी पढ़िएगा तो आपको और भी डाउट्स क्लियर होंगे।